हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसका लेक्चर नंबर आज 3 होने वाला है और इसमें देखने वाले हैं 7 रासायनिक अभिक्रिया। 7 रासायनिक अभिक्रिया अगले वीडियो में देख लिए थे, लेक्चर नंबर में 7 रासायनिक अभिक्रिया देख लिए थे और इस वीडियो में फिर से देखने वाले हैं 7 अलग रासायनिक अभिक्रिया। कुल मिला के आप लोगों को 14 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे और 14 रासायनिक अभिक्रिया, इसमें सारा रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम हो उसका एग्जाम्पल पूछ दे या तो उसका परिभाषा पूछ दे, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। तो आज उस सातों को पढ़ेंगे डीप से, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बिल्कुल सारा अभिक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कि नींद अपने खोकर सुलाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको, कभी दर्द न देना उस खुदा के तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों के सामने आ रहा है स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखिएगा। 7 को कर लिए थे, यहाँ से 8वां चल रहा है। अगर वो 7 वो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और केमिस्ट्री सेक्शन खोलिएगा, उसमें लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। फिर देखिए, इस अभिक्रिया का नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा हो सकता है ना कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों दिशा में संभव हो, जिसमें दोनों दिशा में संभव हो, मतलब इधर से किए तो ये बन गया और उधर से करेंगे तो फिर ये बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है। देखिए एक बार तीर इधर लगा हुआ, इसका मतलब ये पानी से पहले बर्फ बनाएंगे। तो पानी से बर्फ कैसे बनता है, जब उसको ठंडा कीजिएगा, जब पानी को ठंडा किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या बोलता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कीजिएगा तो बन जाएगा बर्फ। और जो 100 डिग्री बोल रहे थे ना, 100 डिग्री सेल्सियस, जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। तो वो भी हो सकता है इसका एग्जांपल। मान लीजिए 3 एग्जांपल है तो चौथा एग्जांपल दे सकते हैं। पानी है, ठीक ना, इसको फिर जब गर्म कीजिएगा कितना 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो फिर ये क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। फिर वाष्प को ठंडा कीजिएगा, जैसी वाष्प को ठंडा कीजिएगा फिर से वो पानी बन जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। और फिर देखिए, और पानी को जब ठंडा कीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक पानी को ठंडा कीजिएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। और फिर जब बर्फ को गर्म कीजिएगा, जैसी बर्फ को गर्म कीजिएगा तो वो फिर पानी बन जाएगा। तो ये दोनों तरह से देखिए अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया क्या है? दोनों तरह से संभव है। ध्यान से देखिए, इधर से उधर चला गया, फिर उधर से ये वाला बन गया। यहाँ पे देखिए, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म कीजिएगा या तो साथ मिलाइएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। और फिर इसको जब गर्म कीजिएगा तो फिर ये बन जाएगा। अपने आप में ये क्या होगा? टूट जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये दोनों तरह से क्या संभव है? ये भी दोनों तरह संभव है, ये भी संभव है और ये भी संभव है और ये भी। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन को जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, अर्थात HI बनता है। जब अभिक्रिया करवाया जाता है आपस में, अर्थात तो गर्म कीजिएगा तो ये आपस में दोनों टूट जाएगा। मतलब इधर से इधर भी और इधर से इधर। इस तरह का तीर दिया हो ना तो समझ जाइएगा कि ये अभिक्रिया इधर भी हो रहा है और उधर से फिर इधर भी हो रहा है। तो कौन तरह का अभिक्रिया होगा? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप लोगों को जितना भी अभिक्रिया पढ़ाए थे हमेशा में इस तरह का तीर मिलता था। यहाँ पे कोई पदार्थ रखते थे, 2 पदार्थ, एक नया पदार्थ बन जाता था, एक नया पदार्थ बनता था या तो 2 पदार्थ बनता था, तो कहलाता था रासायनिक अभिक्रिया। वो किसी तरह का अभिक्रिया हो सकता था, लेकिन इसी तरह का तीर देते थे हमेशा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पदार्थ यहाँ पे था, पदार्थ से एक नया पदार्थ बन गया है और फिर ये पदार्थ से इसको हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इस तरह का तीर हमेशा प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें इस तरह का तीर इसलिए प्रयोग किए ताकि इसमें हो रहा है क्या, ये पानी से वाष्प भी बन रहा है और वाष्प से पानी भी बन रहा है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। एग्जाम्पल में पूछ भी सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ रहेगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 3 ऑप्शन और कुछ होगा, लेकिन एक ऑप्शन में ये जरूर होगा। अब देखिए, अब अगला अभिक्रिया देखिए क्या लिखा हुआ, अनुत्क्रमणीय। वो था उत्क्रमणीय, ये था अनुत्क्रमणीय। क्या लग गया? अ लग गया, अनु लग गया।
इसका मतलब है ये दोनों दिशाओं में संभव नहीं होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव नहीं हो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर इस तरह का कहीं भी तीर आप लोगों को दिखा, इस तरह का कहीं भी तीर दिखा, ये यहाँ पे प्लस ये, मतलब मान लीजिए दो को पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है और इस तरह के तीर दिख रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा तो वो अभिक्रिया 100% अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन यदि इस तरह का तीर आप लोगों को दिखा, इस तरह का तीर दिखा कि यहाँ पे भी कोई पदार्थ था, ये बन रहा है, फिर ये पदार्थ से फिर ये बन रहा है, तो हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप लोग को जनरली 80 से 90% आप लोगों को यही वाला देखने को मिलेगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत कम देखने को मिलता है, ये अभिक्रिया बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये अभिक्रिया ज्यादा देखने को मिलेगा। हमेशा आप लोगों को यही तीर मिलेगा। और आगे भी जो पढ़ रहे थे हमेशा इसी तरह का तीर हम लोग प्रयोग करते थे, अर्थात वो कैसा अभिक्रिया हुआ होगा? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ था। तो जो दोनों दिशाओं में संभव नहीं होगा उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और कार्बन नहीं बना सकते हैं। ऐसा होता संभव तो हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता तो फिर से उसको तोड़ के हम कार्बन में और ऑक्सीजन में बदल लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा हो जाता और फिर कार्बन को कहीं दूसरा जगह वैज्ञानिक तरीके से उसको क्या निपटारा कर दिया जाता। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और फिर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। इसमें हमेशा इस तरह का तीर का प्रयोग किया जाएगा कि इस पदार्थ से इस पदार्थ बन गया है, लेकिन इस पदार्थ से इस पदार्थ नहीं बन सकता है। अब आगे देखिए, अगला विक्रिया देखिए, 10वां विक्रिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है 10th क्लास में। और ये अभिक्रिया आप लोगों को दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार आएगा वहां पे भी पढ़ाएंगे, अम्ल क्षार जब लवण चैप्टर होगा तो वहां पे पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भास्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। होता क्या है? देखिए पहले होता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अचार खाते वो अम्ल होता है। अब भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा, जिस तरह सामुन खाइएगा ना तो कड़वा टाइप का लगेगा। एक होता है अम्ल, एक वो भस्म, एक होता है अम्ल, एक भस्म। जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्ल का अम्लीय गुण खत्म हो जाता है और भस्म का भस्मीय गुण खत्म हो जाता है। अर्थात ये जो खट्टा लग रहा था उसका खट्टा का गुण खत्म हो जाएगा और ये जो कड़वा लग रहा था उसका गुण ही खत्म हो जाएगा, कड़वाहट का गुण खत्म हो जाएगा और एक नया पदार्थ बन जाएगा जिसको बोलेंगे लवण। ये क्या हो जाएगा? उदासीन। इसमें इन दोनों का किसी का क्या गुण नहीं पाया जाएगा, ना तो खट्टा लगेगा ना तो कड़वा लगेगा। लवण प्लस जल का निर्माण होगा। क्या होगा? जल का निर्माण होगा, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो HCl है, HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। ये होता है भस्म। ये क्या होता है? भस्म। ये होता है लवण। सॉरी, क्या होता है? अम्ल। ये क्या होता है? अम्ल। ये होता है अम्ल, ये होता है भस्म। तो जैसी अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl नमक बनता है। नमक क्या होता है? लवण। नमक हो जाता है लवण और ये हो क्या है आप लोगों का? ये जल है। तो जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, ये भी क्या है? लवण है। यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये भी अम्ल है। और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? भस्म है। जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया? KNO3। ये क्या है? ये क्या है? तो बताइए, तो ये क्या है? लवण है। और यहाँ पे क्या बना? जल। देखिए आगे आप लोगों को पहचान बताएंगे, जहां पे भी आप लोगों को OH दिखे वो हमेशा भस्म होगा। अब भस्म का दूसरा नाम होता है क्षार। भस्म का दूसरा नाम क्या होता है? क्षार। जब भस्म को पानी में घोल देते हैं ना तो उसको क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षार बोलते हैं। जैसे हम चीनी तो भी तो मीठा होता है, लेकिन चीनी को जब पानी में घोल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शरबत। उसी तरह जब भस्म रहता है, खाली ऐसी सूखा है भस्म, तो उसे भस्म बोलेंगे, लेकिन जब भस्म को पानी के साथ घोल देंगे तो उसे क्षार बोल देंगे। तब देखिए, ये तो अम्ल है, ये क्या है? भस्म। तब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वरना इसका PDF
वरना इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा देख लीजिए, ये है। जो भी 10th का स्टूडेंट है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। 6380520340 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप लोग क्या मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे और आप लोगों को पीडीएफ ये फ्री में दे देंगे। आप लोगों को जो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, इसका पीडीएफ इसी पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तब अगला अभिक्रिया देखते हैं, 11वां अभिक्रिया। देखिए जो भी अभिक्रिया इसमें लाए और सारा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब वो इसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। अब प्रकाश नहीं हो तो वो अभिक्रिया नहीं हो सकता है, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। नाम से इसको पकड़िए, उसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे में 2 लिखिएगा, नीचे में यहाँ क्या लिखिएगा 2, यहाँ पे क्या नीचे में लिखना, टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे नीचे में लिखाएगा 2 H2 यहाँ पे Cl2। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो HCl अम्ल बनता है। ये अम्ल तभी बनता है जब वहां पे प्रकाश उपस्थित हो, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा ना, तब ये रासायनिक अभिक्रिया संभव होगा। वहां पे सूर्य का प्रकाश उपस्थिति होना अनिवार्य है। आप बोलिएगा सर सूर्य का प्रकाश नहीं, हम टॉर्च जला दें, वहां पे वो तो भी प्रकाश है, तो उसमें नहीं होगा। वहां पे भी क्या होगा, नहीं होगा। वहां पे सूर्य का यानी प्राकृतिक प्रकाश होना, लाइट होना बहुत जरूरी है। आप बोलिएगा टॉर्च जला दें या तो बल्ब जला दें, तो उससे अभिक्रिया नहीं होगा। जब भी होगा तब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा, तब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाइएगा तो HCl अम्ल बन जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हमेशा सूर्य का प्रकाश, टॉर्च नहीं जलाइएगा आप लोग। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे Ag को बोला जाता है क्या, चांदी, और क्लोरीन यहाँ लिखा हुआ है तो सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो Ag अलग हो जाता है, यानी चांदी अलग हो जाता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग, और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग। ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जब ये प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड Ag और क्लोरीन में अपने आप में टूट जाता है। तो ये था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इससे अगला देखिए, अब इससे अगला रासायनिक अभिक्रिया, और देखिए ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखिए विद्युत का मतलब होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, वियोजन का मतलब होता है टूटना, कोई चीज क्या हो, टूट जाए, और अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। देखिए उसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता हो, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आपस में वो क्या होगा, अभिक्रिया टूट जाएगा। मोटा रहेगा वो टूट के छोटा छोटा में भागों में बंट जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे विद्युत, क्या लिखा हुआ, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तब उसे बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता हो। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो वियोजन मतलब वो टूट जाएगा, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, NaCl लिखा हुआ है। जैसे NaCl के घोल में, NaCl का नमक है, NaCl क्या होता है, नमक, उसको जब पानी में घोल दीजिएगा, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तो सोडियम अलग हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम प्लस आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। यह विद्युत वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब जब भी परिभाषा इस तरह से आए तो आप लोगों को यहाँ पे विद्युत धारा लिखना बहुत जरूरी है कि इसका NaCl का घोल लिए थे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सोडियम आयन अलग और क्लोरीन आयन अलग हो गया, तब इसे विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग इससे आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका अगला अभिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत डीप से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। ये क्या है, VBI क्वेश्चन, VBI 10th के साथ साथ अगर कंपटीशन वाला भी देख रहा होगा तो उसको भी ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया या तो उपचयन, ऑक्सीकरण को सबसे पहला दूसरा नाम क्या है, उपचयन। आप लोगों को तो यही समझ में, बहुत स्टूडेंट को तो यही गड़बड़ा देता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन बोले कि अपचयन। तो ऑक्सी है तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन पूछे या तो ऑक्सीकरण पूछे, बात क्या है, बराबर है। देखिए आप लोग, ऑक्सीकरण और अवकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण एगो अवकरण अभिक्रिया होता है। इन दोनों का मतलब होता है किसी पदार्थ का सड़ना या गलना, या तो घिस जाना या तो खराब हो जाना। जैसे में आप लोग देखिए
जैसे किण्वन की प्रक्रिया होता है ना, तो आटा सत्तू सब क्या होता है, जब कोई जिलेबी जब बनाता है हलवाई देखिएगा, तो सबसे पहले उसको मैदा को गूंथ देता है और उसको किण्वन करने के लिए छोड़ देता है, सड़ने के लिए। इसे में दारू आप लोग जानते हैं, दारू में क्या करता है, फल को क्या करता है, सड़ाया जाता है, फल को सड़ा के उसको किण्वन किया जाता है, किण्वन किया जाता है ना, तो उसके जो रस निकलता है उसी को बोला जाता है शराब यानी दारू। वो रहता है अल्कोहल, रहता है वो अल्कोहल। जब अल्कोहल जब ज्यादा सड़ जाता है, ज्यादा दिन का हो जाता है, तो बन जाता है इथाइल अल्कोहल, जो कि जहर का काम करता है। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग पीते हैं, इथाइल अल्कोहल जहर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से किसी चीज का सड़ना और गलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो समझिएगा कि किसी भी धातु का क्या सड़ना गलना, धातु का सड़ना गलना ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन का कमी हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसका हो गया किताबी परिभाषा, लेकिन इसका क्या बताए थे, मोटा मोटी में क्या समझना कि धातु का सड़ना और गलना अर्थात धातु का खराब होना, धातु का क्या होना, खराब होना। जैसे में देखिए अगर मान लीजिए आपके पास सोना या तो चांदी है, चांदी काला हो जाता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चांदी काला हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, खराब हो रहा है, घिस रहा है। जैसे में मान लीजिए अगर लोहा को कहीं रख दिए तो लोहा में जंग लगने लगता है, तो समझेंगे कि लोहा सड़ रहा है, अर्थात लोहा का ऑक्सीकरण या तो अवकरण हो रहा होगा, इसीलिए वो सड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका किताबी परिभाषा याद रखिएगा। किताबी परिभाषा भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका नाम ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुटना या तो ऑक्सीजन का वृद्धि होना, और फिर हाइड्रोजन का कमी होना या तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल पे देखिएगा, यहाँ पे सल्फर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुट गया, सल्फर के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तब बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ये सल्फर का हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, सल्फर के साथ। तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुटा है, तो इसीलिए सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या तो उपचयन। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ। किसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ा, तब क्या बना, CO2। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण या तो अपचयन हुआ हो, अर्थात ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है समझने के लिए। आप लोगों को बताए थे ना नोट पॉइंट में, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन व्यवहारिक अर्थ खदर जाना, मतलब किसी धातु का खदर जाना या तो खराब हो जाना, या तो संक्षरित हो जाना, खराब हो जाना, या तो सड़ जाना होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, व्यवहारिक रूप से हम क्या बोलेंगे, किसी धातु का सड़ जाना, किसी भी तत्व का सड़ जाना या तो खदर जाना मतलब पतला होते जाना, घिसते जाना। जैसे में एग्जांपल पे तौर पे लिखा हुआ, जैसे में लोहा का क्या ऑक्सीडेशन जंग कहलाता है। लोहा का जब ऑक्सीडेशन होता है तो जंग कहलाता है, तो लोहा सड़ने लगता है तो उसमें जंग लग जाता है। और देखिएगा दूसरा एग्जांपल, आभूषण के ऑक्सीडेशन से उसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। जो चांदी उजला रहता है वो काला हो जाता है। सोना भी जो उसका जो मेन रंग होता है उसका कुछ कुछ भागने लगता है, पीला टाइप का होने लगता है सोना। और देखिए चांदी के चम्मच से अंडे खाने से चांदी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और चांदी का रंग काला हो जाता है। जब चांदी के चम्मच से आप लोग अंडा को खाइएगा ना, तो चांदी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और चांदी का रंग काला हो जाता है। ऐसे भी चांदी बहुत दिन हो जाता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में और वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है ना, उसके कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। आगे भी बताएंगे कि चांदी का रंग काला किसके कारण होता है, तो वर्तमान में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहता है उसके कारण। देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभिक्रिया देगा और पूछेगा बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अवकरण का मतलब होता है रिडक्शन, उसको आगे बताएंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन का पहचान क्या है, ऑक्सीडेशन का पहचान क्या है, देखिए ध्यान से। पहला क्या बोलता है पहचान में, इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, कमी होना। जैसे में देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 11 है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, 11 को इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, लेकिन जब सोडियम को सोडियम आयन में बदल दिया जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, तो हो जाता है सोडियम आयन, अर्थात Na+ हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, 10। तब हम बोलेंगे यहाँ पे सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, किसका, सोडियम का।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर इस तरह से भी हो रहा है तो हम समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, या तो ऑक्सीजन का जुटना, यदि ऑक्सीजन जुट रहा है तो हम समझेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। जैसे हम देखिए यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। हम यहाँ से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात ये किस तरह का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। ऑक्सीजन का जुटना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए क्या बताए थे, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का क्या होना, निकलना, या तो बाहर हो जाना या तो हाइड्रोजन का कमी होना। इसे हम एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे क्या है, जिंक, ये क्या है, जिंक। जिंक जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जब अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, देखिए हाइड्रोजन क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बैठ गया, जिंक। और बताइए ये किस तरह का अभिक्रिया है, और आप लोगों को आगे भी बताए थे, क्या विस्थापन अभिक्रिया, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये कोई तत्व है और किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दिया, तो एक तरह का ये विस्थापन अभिक्रिया भी है और एक तरह का ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल दिख रहा है आप लोगों को H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दिया है, किससे, H2SO4 से। तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन हुआ है, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ है। किसका, H2SO4 का हुआ है, ये पूरे का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसी से H2O निकला था बाहर, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, क्या होना, वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है ना, वृद्धि लिखा हुआ है, ये गलत से लिखा हुआ है, वृद्धि, वृद्धि होता है, ठीक ना, वृद्धि। देखिए ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप लोगों को 11th में सिखाया जाता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछता है, अगर पूछेगा तो भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे में देखिए, अगर कोई तत्व ऐसी रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम रखा हो या तो सोडियम लिखा हो, तो अगर इस तरह से लिखा हो तो समझेंगे इस पे जो पावर कितना है, 0, यहाँ पे भी पावर क्या है, 0, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0, क्या है, 0। लेकिन जैसी Na+ लिख दिए, Na+, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, +1 है, क्या +1। इसे में Cl- लिख दिए, Cl-1, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 हो गया, क्या हो गया, -1। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, देखिए सोडियम, सोडियम, तो यहाँ पे खाली सोडियम लिखा था, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लेकिन जब जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और ये क्या कर लेता है, ले लेता है, कौन, क्लोरीन ले लेता है। अब जैसे ये बाहर निकलता है तो इस पे प्लस आ जाता है। अब +1 क्यों आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर फेंकता है। यहाँ पे -1 क्यों आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। तब आप ही बताइए, इसमें बताइए, आप ही बताइए, यहाँ पे आप लोग ही बताइए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या था, 0, और यहाँ पे क्या हो गया, +1, क्या हो गया, +1। तो क्या बोलेंगे, सोडियम का 1 था ऑक्सीकरण संख्या, और फिर अभिक्रिया करने, सॉरी पहले क्या था, 0 ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन अब हो गया +1। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं यहाँ पे जो सोडियम है, ये जो सोडियम लिखा हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन का पहले था 0 और फिर हो गया -1, मतलब और ज्यादा घट गया, इसका और ज्यादा घट गया, तब इसको बोलेंगे क्या हो गया, अवकरण, क्या हो गया, इसका अवकरण। आगे देखिए अवकरण अभिक्रिया ही आएगा। तो आप लोगों को यहाँ से भी समझ में आ गया कि जब जैसी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कमी होगा तो अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे, अब वृद्धि हो जाएगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नाम से पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो और ऑक्सीडेशन संख्या में भी क्या हो, वृद्धि हो। ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझाएं अभी और ज्यादा डीप में बताएंगे। अब देखिए अगला अभिक्रिया आता है अवकरण अभिक्रिया। क्या आता है, अवकरण अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, अवकरण अभिक्रिया क्या बताए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया को, अवकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन। देखिए ना कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे अब है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अप याद रखिएगा, अप। उसमें था ऑक्सी तो हो गया था उपचयन, ऑक्सी तो हो गया उपचयन, यहाँ पे अब है तो याद रखिएगा अपचयन, क्या रखिएगा, अपचयन। ये बहुत लड़का का क्या होता है, यहाँ पे नहीं याद होता, इसीलिए हम छोटा बहुत ट्रिक बताते हैं ताकि आप लोग याद, क्योंकि हम जिस तरह से याद किए ना उस तरह से आप लोगों को भी सिखाते हैं। अब लिखा हुआ था, हम सोचते थे इसको क्या, अपचयन, वहां पे ऑक्सी था तो उसको याद करते थे उपचयन। अब ध्यान से देखिएगा, अवकरण और अवकरण अभिक्रिया तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे।
तो नाम से पता है अगला अभिक्रिया क्या था ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो इसमें जस्ट उल्टा होगा उसका, इसमें होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, अपकरण अभिक्रिया या तो अपचयन अभिक्रिया। परिभाषा भी देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन बढ़ता हो यानी हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ता हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो या तो ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, उसे अपकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो वृद्धि हुआ अर्थात हाइड्रोजन जुट गया और ऑक्सीजन की कमी हुआ अर्थात ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तब हम उसे क्या बोलेंगे, अपकरण अभिक्रिया। अपकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपकरण अभिक्रिया को रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, और इफेक्ट और दूसरा नाम क्या है, अपचयन। अब इसका एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ जुट रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अवकरण, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण, अवकलन बोले तो, अवकरण बोले तो रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन, किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। लेकिन आप लोग को अगला भी एग्जाम्पल में ये दिए थे कि ऑक्सीजन किसके साथ जुट रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है, तब हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीकरण, अर्थात हाइड्रोजन का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन का हो रहा है यहाँ पे क्या, रिडक्शन। क्यों हो रहा है रिडक्शन, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तब यहाँ पे बना जल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा उसी का होगा अवकरण, अर्थात O2 का क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, तो किसका रिडक्शन होगा या तो अवकरण होगा, तो क्लोरीन का, किसका होगा, क्लोरीन का, तब क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो किसका होगा, Cl2, Cl2 यानी क्लोरीन का होगा रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जुटा है क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है, आयोडीन के साथ, किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे I2 बोले तो आयोडीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन बोले तब क्या होगा, अवकरण, क्या होगा, अवकरण, क्या होगा, I2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, I2 का क्या होगा, रिडक्शन, अर्थात इसका होगा अवकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जिसके साथ हाइड्रोजन जुट गया, जिसके साथ हाइड्रोजन जुट गया उसका हो जाएगा अवकरण, लेकिन जिसके साथ ऑक्सीजन जुट गया उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब देखिए इसका भी पहचानने का तरीका बताएंगे, इसका भी पहचानने का तरीका देखिए, अवकरण अभिक्रिया का पहचानने का तरीका कौन कौन सा तरीका है, देखिए किस किस तरीका से समझा सकते हैं। उसमें क्या बताए थे, बताइए तो, ऑक्सीकरण में बताए थे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होना, लेकिन यहाँ पे बताएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में, उसमें सॉरी क्या बताए थे, कमी होना। ध्यान से देख लीजिए, उसमें बताए थे कमी होना, देखिए इसमें क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होना, 11 था 10 हुआ था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें वृद्धि होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, क्या होना, वृद्धि होना। यहाँ पे देखिए क्लोरीन लिखा हुआ है, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, तो 17 को इलेक्ट्रॉन ही, 17 को ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, लेकिन जैसे Cl माइनस हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन बोले तो अवकरण हुआ है, क्लोरीन का अवकरण हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे में मान लीजिए आप बताइए ऑक्सीजन क्या है, जैसे में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया O2 माइनस, O2 क्या आ गया, माइनस, O2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, तो उसमें 8 को इलेक्ट्रॉन होगा, 8 को प्रोटॉन होगा, लेकिन जैसे O2 माइनस हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, तो क्या हुआ है, अवकरण। अब रिडक्शन बोले तो अवकरण। सब तरह का एग्जाम्पल दिए ताकि आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग फटाक से उसका आंसर दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा तरीका देखिए पहचानने का, हाइड्रोजन का क्या बताए थे, हाइड्रोजन का जुटना, तो देखिए ना हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन बोले तो अवकरण। यहाँ पे क्या होगा, बन गया क्या, 2HCl, यहाँ पे होगा क्या, क्लोरीन का, क्लोरीन बोले तो CO2 का क्या होगा, रिडक्शन। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, क्या बताए थे, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या तो ऑक्सीजन का कमी होना। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CuO, क्या हुआ है, Cu, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिएगा इससे निकलेगा ऑक्सीजन, इससे बाहर निकल जाएगा, किससे, CuO से, मतलब कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकला, किससे बाहर निकला, तो कॉपर ऑक्साइड से निकला, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, अवकरण, अवकरण बोले तो रिडक्शन। यहाँ पे देखिए
जैसे ही इससे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो गया Cu, यहाँ पे बना लिया जल। तो आप पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका अवकरण हो रहा है, तो CuO का हो रहा है, CuO का, कॉपर ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि इसी से ऑक्सीजन निकला था। तब आप लोगों को अवकरण अभिक्रिया भी ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। और देखिए एक एग्जाम्पल बताए थे ना, उसमें भी जैसे में देखिए चौथा पहचानने का तरीका इसका भी समझ लीजिए। जैसे में Na था ना, Na प्लस, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन मान लीजिए तो क्या बना रहा था, Na प्लस। दूसरा स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, Na प्लस। जब क्लोरीन को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, Na प्लस, और Cl क्या होता है, माइनस। Cl क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए सोडियम के पास कितना ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या देखिए इसमें कितना है, 0। यहाँ पे भी कितना है, 0। कुछ नहीं है तो क्या है, 0। यहाँ पे देखिए +1, कुछ नहीं तो +1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया 1, और इसका ऑक्सीकरण कितना हो गया, -1। कितना हो गया, -1। तो देखिए अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया में, अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में इसमें होगा कमी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, इसमें कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा अवकरण में। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, सॉरी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होगा ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि, लेकिन अवकरण अभिक्रिया में होगा ऑक्सीकरण संख्या का कमी। तब आप ही बताइए इसमें किसमें कमी हो रहा है। यहाँ पे था 0, क्लोरीन का क्या था, 0, लेकिन अब क्लोरीन का कितना हो रहा है, देखिए -1। क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पे बोलेंगे कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, अर्थात क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सोडियम का था 0, यहाँ पे हो गया +1, तो बोलेंगे सोडियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, अर्थात क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अब क्या होगा, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा। कोई भी अभिक्रिया हो उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ ही होता है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए ना, इसी अभिक्रिया में हो रहा है ना। देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है यहाँ पे क्या, अवकरण, लेकिन सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया को एक विशेष नाम दिया जाता है। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है ना, तो इसका एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या तो इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, ये भी क्वेश्चन ही है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो भी यही परिभाषा लिखेंगे। लेकिन एक और इसका क्वेश्चन बना देता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। या तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्वेश्चन एक ही है, और दोनों का आंसर भी एक ही देना है। देखिए क्या लिखेंगे, जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हो, दोनों अभिक्रिया होती हो, साथ साथ होती हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, अभी तुरंत इसका एग्जांपल दिए थे कि नहीं, सोडियम यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। अर्थात सोडियम का 0 से हो गया कितना, 1। 0 से कितना हो गया, 1। 0 से हो गया 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का हो जाएगा ऑक्सीकरण, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण सोडियम का। लेकिन क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, अवकरण, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, अवकरण। तो ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और देखिए एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2, यहाँ पे 2 नीचे लिखिएगा, H2, यहाँ पे लिखा हुआ है O2। क्या लिखा हुआ है, O2। O2 में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तब ये दोनों अभिक्रिया बना के बनाता है क्या, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पे भी देखिए +1 ये 2 से गुना होगा तो यहाँ पे +2 हो जाता है। जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। यहाँ पे +2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या +1 ही मानिएगा, यहाँ पे क्या मानिएगा, -1। तो यहाँ पे भी देखिए 0 से क्या हो गया, +1, यहाँ पे क्या हो गया, 0 से -1। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हो गया है, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीजन का हो गया है अवकरण। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप लोगों को देखने से ही पता चलता होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे 3 में देखिए, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से, कोपरिक ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन बाहर निकला किससे, CuO से। तो इसका क्या होगा, अवकरण। इसका क्या होगा, अवकरण। बोलिएगा अवकरण क्यों हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया।
लेकिन और देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुटा किसके साथ है, ऑक्सीजन किसके साथ जुटा है, तो हाइड्रोजन के साथ जुटा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे H2 का हो जाएगा क्या, H2 के क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसके साथ जुटेगा, ऑक्सीजन जिसके साथ जुटेगा उसका होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुटा है, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और CuO का हो गया अवकरण। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं CuO, मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये वाला उदाहरण दे दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण, तथा H2 का क्या हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। युक्त उदाहरण से क्या लिखिएगा, उपरयुक्त, उपरयुक्त मतलब वह, ये ऊपर में जो उदाहरण दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखिएगा उपरयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख नहीं रहे हैं कि CuO का क्या हो रहा है, CuO का हो रहा है अवकरण, और जबकि क्या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यही एग्जाम्पल देके इस तरह से लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन में इस तरह से लिखिएगा, खाली रेडॉक्स अभिक्रिया आया तो ये परिभाषा लिखिएगा, ये 3 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। इस चैप्टर का 1 से 2 वीडियो और आएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, 10th का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ के रहिए और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी दिन रात मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।